अदानी टोटाल फरहान हुसैन साहब ने लिया हुआ है 707 रुपए पे, इसमें क्या करना चाहिए? सर अगर इन्वेस्टर हैं तो शांति से बैठे रहिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेडर हैं तो 640 के ऊपर बाई करना है 708 रुपए तक के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ी कैंडल बनी थी 29 अक्टूबर, अभी तो उसके लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है। ओके, तो बहुत ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है अदानी टोटाल में। एक सवाल आया है एस्टर डीएम को लेकर, इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अरुण यादव साहब का सवाल है। अब ये पूछे कि इसमें करना क्या चाहिए। नंबर्स तो इसके अच्छे आए हैं और नंबर्स में रिएक्शन भी है, 1.5-2% ऊपर शेयर खड़ा हुआ है, 700 रुपये पार भी किया इसने अभी थोड़ी देर पहले। अब क्या किया जाए? सर एस्टेडियम में एक अपना पैटर्न का ब्रेकआउट था 650 पे, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट वीक हो गया, नहीं तो ये अभी तक 750 रुपए आराम से पहुंच गया होता है। बट वीकनेस में इस स्टॉक में कोई वीकनेस नहीं आई। 4 दिन 5 दिन से निफ्टी गिर रहा है। लगभग 26,000 से हम 25 500 450 आ गए हैं, और ये स्टॉक 4 दिन से इनसाइड बार बना रहा है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जैसे ही 710 निकलेगा 800 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। तो पहला 745 का टारगेट पकड़िए, दूसरा 800 रुपए का पकड़िए, और एग्जैक्ट लेवल जो निकालना जरूरी है वो है 704 रुपए। तो आप 704 705 की रेंज अगले 2-3 दिन में अगर निकलती है तो किसी को फ्रेश भी बाई करना है तो कर सकता है। ओके, लोहित चोपड़ा साहब का एक सवाल आया है। कंट्रोल प्रिंट को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं, आप क्या चाहते हो? कंट्रोल प्रिंट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा सर। यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, और नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमेक्स, लेकिन क्लाइमेटिक मूव है ये। एक बार नीचे 572, और शायद आईपीओ बेस रिटेस्ट करने 471 भी आ सकता है। तो उस जोन में अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर इस पूरे बेरिश सेटअप को फेल करे 900 के ऊपर तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी। दोनों केस में मैं 900 के ऊपर खरीदने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, ताकि ये होगा कि वीक लॉन्ग एलिमिनेट हो गया, स्ट्रॉन्गर हैंड्स के हाथ में माल है, तो अपसाइड बहुत आराम से मिल जाएगी। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू बाई अबोव 900। एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए कि निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक बढ़िया कमबैक और डे हाई पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी में भी मूव आया है, निफ्टी बैंक के अंदर ही मूव आया है। निफ्टी में है लाल निशान, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया तेजी आई है। सो जैन साहब, आपका जो कंफर्ट लेवल था निफ्टी बैंक को लेकर, आपने बोला था 57,500 के ऊपर रुक जाए तो 57,760 70 पे हम खड़े हैं, क्या लग रहा है अब? अच्छा, 57,700 का जो पहला लेवल था वो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। मंडे आना चाहिए था, वो आज ही आ गया है। 57,700 यहाँ से ऊपर टिका ले जाते हैं 700 730 की जोन, तो फिर आप पकड़िए 58,050 तक की अपसाइड मिल सकती है। मंथली पॉइंट ऑफ कंट्रोल, लास्ट मंथ का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है मंथली का, ये 58,048 है। वही रिजेक्ट हुआ था और उसके बाद सेलिंग प्रेशर गहराया था। तो लगभग अगर 57,700 740 के ऊपर टिकते हैं तो 58,050 का टारगेट खुलेगा। तो एक राय आपको यहां पर दी गई है निफ्टी बैंक को लेकर, दोनों डे हाई पर। निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट 1/4% की बढ़त पे आ चुका है। निफ्टी लाल निशान, जरा मिड कैप स्मॉल कैप भी लेके आई, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी रिकवरी तो आई है, पहले से बेटर हुआ है। स्मॉल कैप लोअर लेवल से एक अच्छे कमबैक के बाद डे हाई पर, एंड मिड कैप भी लाइकवाइज लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के बाद डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। सो रिकवरी है मार्केट्स में। कंफर्टेबल कितना है वो जैन साहब आपको बता भी रहे हैं। हिमांशु नारंग साहब पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन लंबी अवधि के लिए लेना चाहिए, क्या बड़े चंक्स में यहां पे खरीदारी कर लें? मेरे को लगता नहीं सर, अभी आईपीओ बेस पे नहीं बना है। कम से कम 111.50 और आइडियली 117.64, ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है स्टॉक में किसी भी तरह का मोमेंटम नहीं है। हर अपसाइड में सेलिंग प्रेशर ज्यादा आता है, तो मेरी लिस्ट में तो कहीं से भी नहीं है। और 117.64 यानी राउंड फिगर 120, इसका अलर्ट लगा हुआ है। 120 निकलता है तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। ओके, अद्विक जैन साहब पूछ रहे हैं कि इस गिरते मार्केट में कोई स्टॉक जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको लग रहा है पुल बैक प्ले कर सकते हैं? मैं सर पुल बैक प्ले करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मैं अभी भी अगर मेरे को प्ले करना है, जैसे डीसीबी बैंक हो गया, पेनार इंडस्ट्री हो गया, या 5 स्टार हो गया, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मैं उन्हीं को प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा कंपेयर टू जो बाउंस बैक दे रहे हैं। तो प्ले द स्ट्रेंथ साउथ बैंक में आ रही है, पेन इंडस्ट्री में आ रही है, डीसीबी बैंक में आ रही है, तो स्ट्रेंथ प्ले करना हमेशा आसान रहेगा। स्टॉप लॉस कटता भी है तो कोई खास दिक्कत नहीं है। दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में आप डबल क्वांटिटी से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो स्ट्रेंथ प्ले करना हमेशा आसान रहेगा। सौरभ यादव साहब पूछ रहे हैं कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज में क्या करें। 2014 के दाम पर उन्होंने ले रखा है, अब उसमें क्या करना चाहिए?
स्टाइलम इंडस्ट्री सर मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट लास्ट मंथ में बनाया है, करंट मंथ में पुल बैक है। पुल बैक में अगर 1900 रुपये नहीं टूटता है तो फिर आपको 2400 रुपये तक की अपसाइड मिलेगी। इसने पूरा एक बेरिश सेटअप बनाया था जिसको लास्ट मंथ क्लोज करते करते 1911 के ऊपर जब क्लोज किया तो कंफर्म किया कि बेरिश सेटअप फेल हुआ है, तो 2400 रुपये का टारगेट खुल रहा है। तो 2400 रुपये के आसपास टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मिलन मोरे साहब पूछ रहे हैं कि डाबर 130 शेयर हैं 490 रुपए के दाम पर, यहां क्या करना चाहिए? डाबर डाबर 519-45 के ऊपर टिक रहा है, खींच के 550 तक जा सकता है, बट जैसे मैंने कहा एफएमसीजी स्टॉक मेरे को बहुत पसंद नहीं है। और डाबर 468 अगर टूटता है तो 369 तक के टारगेट खुलेंगे। मैं थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ इंक्लाइन जाता हूँ एफएमसीजी स्टॉक्स में, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग तो प्ले नहीं कर रहा हूँ जब तक बेरिश सेटअप फेल ना हो। आपने कहा आपको एफएमसीजी स्टॉक पसंद नहीं है, लिकर तो आपको इतना ज्यादा पसंद है, मतलब लिकर स्टॉक तो आपको इतना ज्यादा पसंद है, आप हर बार उनमें ब्रेकआउट ढूंढते हो, ऐसा क्यों? सर लेकर मतलब मैं ये गोली बिस्किट वाले स्टॉक्स की बात कर रहा था एफएमसीजी में, कि इनमें कोई बहुत अच्छी मूव नहीं दिख रही है। ओके लीकर ओके तो हमेशा डिमांड में रहती है सर। ओके ओके चलिए, खैर मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आशुतोष रंजन साहब का एक सवाल था, इन्होंने पूना वाला फिनकॉप के शेयर ले रखे हैं 501 रुपए पर, और पिरामल फाइनेंस के भी शेयर हैं 1281 रुपए पर। 6 महीने का नजरिया है, क्या करें इन दोनों में? पिरामल फाइनेंस फाइनली आज लिस्टिंग हो ही गई स्टॉक की, और लगभग सेमी रेट पे हुई है 1364 के आसपास। उसकी डीलिस्टिंग हुई थी 1124 पे हुई थी, और 200 रुपये ऊपर लिस्टिंग हुई है। तो ये स्टॉक ठीक लग रहा है। अभी डेटा नहीं है मेरे पास ज्यादा, आज ही का डेटा है, बट अगर दोनों स्टॉक का डेटा मर्ज होकर बड़ा चार्ट बनता है तो थोड़ा सा आसान होगा एनालाइज करना। बट ओवरऑल जब तक डीलिस्ट हुआ था चार्ट में अच्छी स्ट्रेंथ थी और 200 रुपये ऊपर आया है, तो उस हिसाब से 1700-1750 का जो पुराना टारगेट है वो एज ए टेस्ट बना हुआ है, तो चलना चाहिए ऊपर की तरफ। और पुणे वाला फिनकॉर्प में ब्रेकआउट पॉइंट ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो चुका है 465-450 के आसपास। यहां से जैसे ही कोई बुलिश एविडेंस बनेगा हम बायर रहेंगे। तो दो राय आपको दी गई हैं पूना वाला के रेफरेंस में भी। इसके अलावा तरुण सागर साहब पूछ रहे हैं कि आयरेडा में इन्हें 20% के आसपास का लॉस है, तो क्या यहां से निकलकर अदानी पोर्ट में स्विच कर जाएं? अड्डा में 30% का लॉस है अदानी पोर्ट में। अदानी पोर्ट की जगह सर मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की ज्यादा रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि वो स्टॉक मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। 10-20 डे वीकली पे क्रॉसओवर आने वाला है, डेली पे प्रोटेक्ट कायदे से कर रहा है, कप हैंडल पैटर्न अच्छा बना हुआ है। तो मेरे को अदानी पोर्ट्स मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ के उस पे अगर तोलेंगे तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अदानी ग्रुप में भी और अगेंस्ट द निफ्टी भी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसके फेवर में ज्यादा रहूंगा। आप कुछ नहीं तो इसका 5 डे चार्ट लगा लीजिए या 1 मंथ चार्ट लगा लीजिए, और बाजू में निफ्टी का 1 मंथ चार्ट लगा लीजिए, आपको दिख जाएगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इस स्टॉक में कितनी अच्छी है कंपेयर टू अदर अदानी स्टॉक्स और निफ्टी। तो आपको एक राय दी गई है निफ्टी को लेकर 25,400, इनफैक्ट मतलब अदानी को लेकर आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। टाटा पावर और टाटा स्टील फ्रेश एंट्री करने के लिए रिया राज जी पूछ रही है, करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। अदानी नहीं, टाटा पावर और टाटा स्टील। टाटा पावर टाटा स्टील सर, टाटा पावर तो ऐसा है 414 के लेवल के आसपास आके बार बार फिसल रहा है, और टाटा ग्रुप की दिक्कतें भी लगभग ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो रही है, क्योंकि मिस्त्री साहब वापस खुद ही नहीं मतलब पीछे हट गए हैं, कोई ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये चीज एज इट इज जैसी दिख रही है ऐसी की ऐसी निकलती है तो इवेंचुअली 414 का ब्रेकआउट लेके 447 और ऑल टाइम हाई के टारगेट हिट कर देगा। तो ऐसा लग रहा है कि ओवरहैंग खत्म हो गया है। टाटा स्टील होल्ड करना चाहिए, अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो ये 176 की जोन रीटेस्ट करने आया है। अगर मार्केट में ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है तो ये रीटेस्ट कंफर्म होगा और 224-240 के टारगेट की तरफ ये बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट 167 जो एक्चुअल ब्रेकआउट पॉइंट है वहां तक भी आ सकता है, बट ये बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है, ना कि एग्जिट करके नीचे खरीदने की कोशिश मत कीजिए, टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए। नीचे अगर मिल जाए बहुत बेहतरीन है, थोड़ा और ले लीजिए, नहीं तो अच्छे रेट पे यहाँ पे बाई कर लीजिए। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट ये अपनी आईपीओ प्राइस पर आ गया है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए एंटर कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं सर, आईपीओ का लो 145 था, वो तोड़ने के बाद से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार निकलिए।
जब आईपीओ बेस बनेगा तब देखेंगे, अभी आईपीओ बेस बनता हुआ नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम फिशिंग हो रही है, तो बॉटम फिशिंग में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपने देखा ही है बॉटम फिशिंग वाले फिर उसके बाद रेंगते सरकते नीचे आ रहा है, तो ना बाउंस बैक देता है ना फिर निकलने का मौका। तो बेटर है कि आईपीओ बेस बनने का वेट कर लीजिए। तो आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ काम कीजिएगा। अब नेटवर्क 18 के शेयर हैं दीपक सिंह साहब के साथ, क्या करना चाहिए इसमें? नेटवर्क 18 अगेन सर, लास्ट बिफोर लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 49.2 के नीचे ये क्लोज होता है और एक दो हफ्ते में रिक्लेम नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। करंट वीक में उसी लेवल को रिजेक्ट किया है, तो अब स्टॉक थोड़ा सा खराब लग रहा है। वापस से 50.36 रिक्लेम करना जरूरी है, नहीं तो फिर स्टॉक में डाउन मूव करीब करीब 42.9 तक आ सकती है। तो दो बुलिश सेटअप पास करने के बाद थर्ड बुलिश सेटअप फेल किया है, और ये फेलियर अगर कंटिन्यू रह गया तो फिर डाउन साइड के टारगेट खुल जाएंगे। दो सवाल के ऊपर दो मतलब शेयरों के ऊपर सवाल आया है। एक है स्वान कॉर्प, जहां पर खरीदारी करके बैठे हैं, और दूसरा केईसी इंटरनेशनल, 860 रुपए के दाम पे केईसी इंटरनेशनल में खरीदारी है। क्या करें इन दोनों में? शॉन को अब तो सर जैसा हमने डिस्कस किया था 437 का लेवल स्वीप किया है, वापस से 480 490 496 के टारगेट खुले हैं। बड़ी तेजी 496 60 के ऊपर क्लोज करने पे बनेगी, तो दोबारा 496 के अराउंड सवाल पूछे। अगर वहां पे फंसा तो बुक करना होगा, अगर नहीं फंसा तो फिर इस बार निकाल देगा। केईसी नीचे 766 का लेवल हमने डिस्कस किया था जो आ चुका है, इसके नीचे क्लोज होने पे अगला लेवल 665 623 का खुलेगा। ओके। मॉस्चिप पे गुंजन जी का सवाल है, ये आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं। 250 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब क्या करा जाए? देखिए मैं मॉस्चिप कंटिन्यू मना कर रहा हूँ कि 279 पे जिस हिसाब से रिजेक्शन बना है 238 का पहला टारगेट है, और अगर वो नहीं बचा पाया तो अगला टारगेट इसमें खुलेगा। अगला स्विंग लो जो कि है 222, जो आज लगभग टेस्ट हो गया है। 222.35 का लो बना है, मेरे को बाइंग तो यहाँ से नहीं दिख रही है। किसी भी बाइंग स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए भी 250 निकलना जरूरी होगा। बाउंस बैक में 250 मिले तो इस स्टॉक से एग्जिट करके स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, एक अलर्ट लगा के 280 रुपए का। 280 का अलर्ट ट्रिगर हो तो भले आप फिर लॉन्ग कर लीजिएगा। केईसी इंटरनेशनल, अच्छा केईसी पे तो बातचीत हो ही गई। एक सवाल आया है मोहम्मद रफीक रंगरेज साहब का। वो पूछ रहे हैं कि प्रीमियर एक्सक्लूसिव 623 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, कल इसमें सेबी इंक्वायरी की खबर भी आई थी, 6% नीचे था, आज कुछ पुल बैक है, क्या करा जाए? सर ये लेवल परसों भी किसी मैडम ने सवाल पूछा था मंडे को, तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि 666.65 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो ही चलेगा, और उसी लेवल को स्वीप करके नीचे आया, और अब तो स्विंग लो 596 भी टूट गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन साइड बढ़ी है इसमें 553, और उसके नीचे गैप फिल करने के लिए 465, ये दो टारगेट खुल सकते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव जब तक 666.65 के ऊपर क्लोज ना करे लॉन्ग नहीं बनता है, उसके ऊपर ही लॉन्ग बनेगा। ओके। इंद्रनील साहब का एक सवाल आया है, एक तो NaCl क्या ये ऐड करें, और दूसरा उनका कहना है कि मेरा फेवरेट सेक्टर एल्कोहल। पहले तो इंद्रनील साहब, मेरा फेवरेट कुछ नहीं है बाजार में, बाजार ही फेवरेट है, तो बाजार में हर चीज़ फेवरेट है, सो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या लिकर सेक्टर में से कुछ लिया जा सकता है? सर अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो अभी नहीं लूंगा, और नए बेस का वेट करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, मैं इन्वेस्टर नहीं हूं। अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं यूनाइटेड स्पिरिट तो एकदम नीचे जब बॉक्स लो 1364 टूटा था तभी लेके शांति से बैठ गया होता ऑल टाइम हाई के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए ऑल टाइम हाई केवल यूनाइटेड स्पिरिट, ट्रेडर के लिए बाकी सारे काउंटर वॉच लिस्ट में लगाइए। टीआई में प्रॉफिट बुकिंग के बाद मतलब टारगेट हिट होने के बाद लगभग सब में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जैसे नया बेस बने ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा NaCl इंडस्ट्री 199 का लेवल हमने नीचे डिस्कस किया था, वो भी टूट चुका है, 158 का अगला दिख रहा है। और ये ATR एक्सटेंशन जब 325 पे बन रही थी जुलाई 22 जुलाई के आसपास, तब से हम क्लियर थे कि 237 199 आएगा। 199 इस हिसाब से टूटेगा, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन टूट गया। तीसरा सर जो फेवरेट के बारे में बात हुई है, लेकर मेरा फेवरेट जरूर है, लेकिन इस समय है, आज से 2 महीने बाद रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता, क्योंकि मेरा फेवरेट सेक्टर वही होता है
जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, जहां पैसा बनने की संभावना हो। अभी लिकर में है, कल आईटी में आ जाएगी, परसों एफएमसीजी में आ जाएगी, तो वो फेवरेट हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने मेरे फेवरेट की बात की थी, लेकिन क्योंकि आपने अपना फेवरेट खुद ही बता दिया तो बात ही अलग है, फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। आपका तो लेकिन है ही। नहीं नहीं सर, मेरा तो क्या ही फेवरेट है। आप मतलब बीसियों साल हो गए यही तब बाजार देखते देखते। विजय माल्या साहब के समय से यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं देख रहा हूँ। सो हम तो सर बैठे ही हैं, देख ही रहे सालों से एक ही चीज़ होते हुए, तो हमें तो आदत ही है, हमारा तो कोई फेवरेट नहीं है। मतलब मैं उस ज़माने से देख रहा हूँ इन कंपनियों को, जब इनमें 2-3 तो लिस्ट ही नहीं थी, सूला वगैरह नहीं थी, ये एडीवी लिस्टेड नहीं थी, एबीडी वगैरह, और बाकी सब कंपनियां स्मॉल कैप हुआ करती थी। लेकिन ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं, देखते देखते इतने साल भी गुजर गए, सभी कुछ फेवरेट अपना, तो क्या ही फेवरेट, क्या नॉन फेवरेट। एनीवेज, ग्रीव्स कॉटन के शेयर है रावत साहब के पास 119 रुपए के दाम पर, 515 शेयर है, क्या करना चाहिए इसमें? सफाई वैसे मैं आप ही की तरफ से दे रहा था सर। नहीं नहीं सर, हमारा क्या ही है। खैर बताओ ना सर, क्या ग्री करें? ग्रीस कॉटन रेंज में है सर, अगेन वही 1 सितंबर वाली कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होती है, देखिए रोज सवाल पूछने से पैटर्न नहीं बदल रहा है। वो जो 1 सितंबर की कैंडल है, उसका हाई 234.80 और लो 198 है। इसके बाहर निकलेगा तो ही ट्रेड बनेगा, नीचे टूटा तो नीचे का बनेगा, ऊपर टूटा तो ऊपर बनेगा। तब तक रोज सवाल पूछने से कोई पैटर्न नहीं बदलने वाला। बस एक चीज है कि इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद कल नेगेटिव रिएक्शन था और कुछ मार्केट प्रेशर भी था। तो अगर 198 स्वीप होता है तो लॉन्ग में इंटरेस्टेड रहेंगे, या 237 234.80 का लेवल है, 235 237 ये रेंज पकड़ लीजिए, निकलती है तो बाई में इंटरेस्टेड रहेंगे। तब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है और करता रहेगा। ओके। सीसीएल प्रोडक्ट नहीं, ट्रिपल सीएल के शेयर लिए हुए हैं अंकित शर्मा साहब ने, 10,000 शेयर हैं 25 रुपए के दाम पे। इस बार के नंबर इसके अच्छे आए थे, क्या करना चाहिए इसमें? कंसोलिडेटेड कंसोर्टियम पे चार्ट बड़ा अजीब सा है इसका, ये बड़ा गैप, पता नहीं 2 सितंबर 2024 को इतना बड़ा गैप क्यों है। ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है या क्या है, बट लगभग सिमिलर पैटर्न बना है। बहुत सारे स्टॉक अभी हमने डिस्कस किए हैं, लगभग वैसा ही पैटर्न बना है। अगर ये करीब करीब 28 रुपए 87 पैसे, 29 रुपए पकड़िए, 29 रुपए निकलता है तो फिर इसमें बाइंग की जा सकती है, थोड़ी सी तेजी मिलेगी। बट एक बार अजीब सा चार्ट है, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना बड़ा गैप, ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट ही होना चाहिए 2024 के स्टार्टिंग में। तो मैं अवॉइड की सलाह ज्यादा दूंगा। अगर आप रीड कर सकते हैं कि ये गैप क्यों है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 29 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा। ये स्टॉक स्प्लिट था जैन साहब, 2010 में था, लेकिन अभी तो कोई स्प्लिट नहीं आया, उसके बाद से कोई कॉर्पोरेट एक्शन ही नहीं है इसके अंदर। एनीवेज, एक सवाल वो आया हुआ है भज ईश्वर साहब का, उन्होंने आपके कहने से प्रॉफिट तो बुक कर लिया एसबीआई में। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या हिंडाल्को के अंदर जो कल की कैंडल है या आज जो फॉलोअप दिख रहा है, इस फॉलोअप में एंटर कर सकते हैं? मैं नहीं करूंगा सर अभी, मैं थोड़ा सा और हिंडाल्को में, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब 66% पोजीशन बुक कर रहे थे 830 840 की जोन में, कि नीचे 751 के आसपास में देखना स्टार्ट करूंगा। अगर वहां बुलिश एविडेंस मिलता है तो फिर मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, नहीं तो फिर मैं, अगर टाटा स्टील पहले मिल गया तो वहां पे देख लूंगा, बट इसको तो 751 के आसपास ही देखूंगा। एक सवाल आया है एसएमएल इसूजू महिंद्रा को लेके, ये बलियान साहब का एक सवाल है। ये 3 महीने के लिए पूछ रहे हैं कि इसमें क्या टारगेट आना चाहिए? 3 महीने में 2315 रुपए तक नीचे आ सकता है, 3 या 4 महीना लगा सकता है, बट नीचे का ज्यादा लग रहा है। 3900 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ है, 2315 उसका टारगेट है। ओके, तो 2315 तक ही आ सकता है नीचे, ये मानना है जैन साहब का। बीसीएल इंडस्ट्रीज सोनी कुमारी जी के पास है, 50 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करें इसमें? लग तो मतलब साइडवेज टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, ऊपर में 41 निकलना बहुत जरूरी है। मेजर सपोर्ट 38 के आसपास है, तो 38 अगर टूटा तो डाउनसाइड खुलेगी। उसके पहले अगर 41 निकला तो लगभग 47 48 तक के टारगेट मिलेंगे। तो दोनों, या तो 38 के नीचे सवाल पूछे या 41 41 50 निकलने पे सवाल पूछे, तब ट्रेड बनेगा। आईडीबीआई में एंट्री करने की इच्छा रखी है आनंदिता जी ने, क्या एंट्री करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन सा जोन आपको सही लग रहा है एंट्री के लिए? देखिए आईडीबीआई में मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। इनिशियली 104.37 के ऊपर टिक जाए तो ब्रेकआउट बन जाएगा, उसी को स्वीप करके नीचे आया है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर 104.37 के ऊपर बनती है
तो बहुत पावरफुल अटेम्प्ट रहेगी। बट ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और 2-3 साल के लिए, तो फिर स्टॉक का पैटर्न अच्छा है। आपको 180 190 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट उसमें लगेगा 3 साल लगेगा। तो उसमें कुछ समय लग सकता है, उसके हिसाब से आप इसको देखिएगा। अब एक सवाल आया है, अदानी पोर्ट के स्वप्निल जी के पास 1480 रुपए के दाम पर एवरेज शेयर है 50, लेकिन ये है इन्वेस्टर, तो इन्हें करना क्या चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, सब शांति से बैठे रहिए। जिस भी दिन 2,000 रुपये मिले तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। नई एंट्री इन्फोसिस और टीसीएस में सुमित कुमार साहब करना चाहते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर एंड एज एन ट्रेडर क्या राय है आपकी? ट्रेडर के लिए एकदम ना, बिल्कुल दूर रहिए। जब मोमेंटम बनना स्टार्ट हो तब आइएगा। इन्वेस्टर के लिए 3018 के नीचे ये पूरी डिमांड या एक्यूमुलेशन जोन है। 2682, 3018, ये पूरी एक्यूमुलेशन जोन है। इसमें जितनी आप एसआईपी करके छोड़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। थोड़ी सी टिकट साइज बड़ी है तो मैं हमेशा इन्फोसिस ज्यादा प्रेफर करता हूँ। गैप जोन 1463 ऑड लेवल के आसपास प्रोटेक्शन है। 1417 मिल जाए तो एकदम डीप डिस्काउंटेड बाई हो जाएगा। दोनों स्टॉक धीरे धीरे करके अपने ऑल टाइम हाई पे वापस पहुंच जाएंगे। तो दोनों को आप एज अ ट्रेडर एज एन इन्वेस्टर राय दी गई है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। संजीत कुमार साहब पूछ रहे हैं, श्नाइडर इलेक्ट्रिक करीब 832 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और दूसरा इस शिवालिक पावर कंट्रोल में एंटर करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या एंटर करना चाहिए? शिवालिक पावर कंट्रोल एसपीसीएल, नहीं, शिवालिक पावर कंट्रोल तो एकदम कंटिन्यू डाउन है। जितना डेटा मेरे पास है, सिर्फ 4 दिन ऊपर गया है। और 5 जुलाई 2024 से जो गिरना स्टार्ट हुआ है 396 से 98 आ गया। और कोई इधर उधर बाउंस बैक आ सकती है, बट कोई अपसाइड नहीं है। इस स्टॉक को तो वॉच लिस्ट से ही हटा देना चाहिए। और स्नाइडर में वीकली और मंथली चार्ट पे बड़ा पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट 954 के ऊपर एक बार फेल होके नीचे आया है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में 954 960 अगर निकला तो फिर 1200 रुपये आराम से चला जाएगा। नंबर जून क्वार्टर में थोड़े से 19 आए थे, प्रॉफिटेबल थी, लेकिन ईपीएस ग्रोथ कम हुई थी। अगर एक आध क्वार्टर में रिजल्ट ठीक होता है तो वापस से ये अपना 1200 की जर्नी स्टार्ट करेगा, बट 970 टिकना बहुत जरूरी है। श्रवण साहब का एक सवाल आया है अरिहंत कैपिटल में, वो कह रहे हैं कि अच्छा खासा वॉल्यूम एकदम से आया है, क्या ये वर्थ लुकिंग या इन्वेस्टिंग है? बिल्कुल करना चाहिए सर। इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग भी हो सकते हैं। इसमें एक बड़ी सेल ऑफ कैंडल 24 अक्टूबर को बनी थी, उसको कोई भी फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। अगले दिन उससे डबल बाइंग हुई थी। जैसे ही स्टॉक में 111 रुपए निकलेगा, इसमें बड़ी अपसाइड 140 145 तक की बन सकती है। ओके। इसके अलावा एक और सवाल आया है अश्विनी राय साहब का, जेटीएल इंडस्ट्रीज को लेकर। 100 शेयर लिए हुए हैं, 3000 नहीं सॉरी 100 रुपए के दाम पे 3000 शेयर ले रखे हैं, प्लस ज्योति रेजिन 1020 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, क्या करें इन दोनों में? तो जेटीएल तो ब्रेकडाउन दे रहा है, 59 टूटा तो फिर आईपीओ लो 42.5 तक आ सकता है। और ज्योति ज्योति रेजिन, RESIN। एडहेसिव, वॉल्यूम बहुत कम है सर। 8,000 का एवरेज वॉल्यूम है, और गलती से भी 1138 टूटा तो एकदम वर्टिकल डाउन हुआ आएगा। ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला है लगभग 10-20 पैसे से मंथली चार्ट पे बेस बनाते हुए। 10 पैसे से फिर 3.5 पे बेस बना, 3.5 से गया 54, नेक्स्ट बेस बनाया 54 के आसपास। वहां से नॉन स्टॉप 1200 रुपये आया है। तो अब यहाँ से कितना चलेगा नहीं चलेगा मेरे को नहीं पता, तो मैं अवॉइड की लिस्ट में ज्यादा डालूंगा। 1138 के नीचे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म कर देगा। तो आपको राय ज्योति रेजिन और साथ साथ दूसरे स्टॉक पर भी दी गई है। एक आरती इंडस्ट्रीज पे कोई राय देना। शुभजीत रॉय साहब पूछ रहे हैं कि 800 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी की हुई है, इस बार के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, अब क्या करना चाहिए इसमें? एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था सर। नंबर बहुत अच्छे आए हैं और डबल बॉटम का ब्रेकआउट 400 रुपए पे आया है। बट 10-20 डे मूविंग एवरेज पीछे छूट गया। इतने गैप अप में जनरली छूट भी जाता है। तो अगले 5 से 8 दिन अगर साइडवेज रह के 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप करता है तो एक बाई का सौदा बनेगा 440 458 तक के टारगेट के लिए। 440 458 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर एक राय रख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड सचिन साहब के पास है, क्या करना चाहिए इसमें? ये तो बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड में सर बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था 910 रुपए पे। हाई 1600 बनाया था और बाइंग क्लाइमेक्स ही इतना नीचे 910 पे कंफर्म हुआ था। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है 386 रुपए 20 पैसे। तो 910 जब से टूटा है, 386 रुपए 20 पैसे का टारगेट खुला हुआ है।